नमस्ते साथियों, ये जीके सीरीज की 6 क्लास है और यहाँ हम इकोनॉमिक्स के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। वैसे भी मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण होती है। भारत में यह व्यवस्था दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के बाद अपनाया गया था। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के जरिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद के दोनों पहलुओं को रखा जाता है। लेकिन यहाँ ये बात याद रखना जरूरी है कि समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन भी किया गया। आज भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर ज़्यादा अग्रसर दिखाई देती है, जिसका प्रमुख कारण 1991 में शुरू की गई आर्थिक सुधार नीति है, जिसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियंत्रित की जाती है। हमारे देश में दो प्रकार की नीतियाँ होती हैं, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। तो राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है, वहीं मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित होती है। मौद्रिक नीति क्या होती है? वह नीति जिसमें मूल्य को स्थिर किया जाता है, अर्थात तो जो मूल्य का उतार चढ़ाव होता रहता है उसको कम करने के लिए, उसके एक कीमत तक स्थिर करने के लिए मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। इसमें खुले मार्केट की प्रक्रियाएं तथा ब्याज दरों को कम करना, ज़्यादा करना, ऋणों की कितनी मात्रा होनी चाहिए, बाजार में तरलता यानी जो बाज़ार में जो रुपया रहता है वो कितना आना चाहिए, कितना वापस बैंक के पास रहना चाहिए, इन सब की एक निश्चित मात्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति के माध्यम से करती है। इसमें लिखा है कि ब्याज दरों और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है ताकि आर्थिक स्थिरता या मूल्य स्थिरता बनी रहे। हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया था। ये पूरे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसकी सिफारिश पर बना था? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर बना था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पहले गवर्नर थे वो भारतीय नहीं थे, ऑस्ट्रेलियाई थे। उनका नाम था सर ओ स्मिथ, याद रखना। और पहले जो इंडियन गवर्नर थे वो कौन थे? सीडी देशमुख। और अभी जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो हैं शक्तिकांत दास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में आर्थिक सुधार का पहला दौर किस वर्ष से शुरू हुआ? भारत में आर्थिक सुधार 1991 में शुरू हुआ था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव थे। इसका सही ऑप्शन होगा ए, 1991। इस समय एलपीजी की नीति अपनाई गई थी, जिसमें वैश्वीकरण, निजीकरण व उदारीकरण 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया गया। और जो भारत की अर्थव्यवस्था पहले जो समाजवाद की ओर अग्रसर थी, अब पूंजीवाद की ओर अग्रसर दिखाई देने लगती है। हमारे देश में खाद्यान्न संकट और भुगतान संतुलन का संकट बन गया था, जिसके कारण ये आर्थिक सुधारों को अपनाया गया था। क्योंकि विश्व बैंक और जो आईएमएफ जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं, इन्होंने भारत के सामने यह शर्त रखी थी कि हम आपको तभी सहायता करेंगे जब आप अपनी नीतियों में थोड़ा सुधार करेंगे। इसी के तहत भारत में ये एलपीजी की नीति अपनाई गई थी। इसलिए आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में पी नरसिम्हा राव को जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो नाबार्ड का मुख्य कार्य है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका ऑप्शन होगा ए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह एक प्रकार की पुनर्वित्त संस्था है। पुनर्वित्त मतलब स्वयं किसानों को ऋण नहीं देती है, बल्कि ऐसी संस्थाओं को ऋण देती है जो किसानों से को ऋण देती है। मतलब यह एक सुप्रीम संस्था है। जैसे आरबीआई है, आरबीआई स्वयं ग्राहकों को ऋण नहीं देती है, यह अन्य जो वाणिज्यिक निजी उनको ऋण देती है, जिनके माध्यम से हमें ऋण प्राप्त होता है। इसी प्रकार नाबार्ड भी इसी प्रकार की संस्था है। इसका उद्देश्य होता है कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। यह सीवी रमन की अध्यक्षता में गठित की गई थी और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य को समर्थन करती है। यह महत्वपूर्ण संस्था है, याद रखना।
प्रश्न 5, कौन सा सूचकांक मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए हमारे देश में सीपीआई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति होती है जब मुद्रा का मूल्य कम हो जाए, हमारे देश में महंगाई बढ़ जाती है, किसी वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य रहता है उनमें वृद्धि हो जाती है, तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रा का मूल्य कम हो जाना मतलब पहले कोई चीज़ 70 रुपये में खरीद रहे थे तो उसको अब 80 रुपये में खरीद लेना मतलब उसका मूल्य में कमी आ गई है। जैसे $1 अगर पहले 80 रुपये का था तो अब $1 90 रुपये का हो गया, तो हमें मतलब ज़्यादा रुपये देने पड़ रहे हैं डॉलर के मुकाबले, तो हमारा मूल्य में क्या है, कमी आ गई है, ये याद रखना है। और भारत में सीपीआई के तहत मुद्रास्फीति को मापने का जो मानक घोषित कब किया गया था? तो अप्रैल 2014 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का नया रूप कौन सा है? तो पहले योजना आयोग चलता था जिसका नाम और उसकी कार्य पद्धतियों में भी चेंज किया गया है। ये 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग इसका नाम रख दिया गया है। ये महत्वपूर्ण बॉडी है, ये थिंक टैंक संस्था है और यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को किया गया, ये याद रखना है। और आपको पता होगा नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, और इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं और सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर का क्या अर्थ है? तो बैंक दर जो मैंने आपको बताया था, हमारे देश में मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा संचालित की जाती है, जिसके तहत बैंक दर का निर्धारण भी किया जाता है। यही बैंक दर मौद्रिक नीति का प्रमुख आधार होता है। तो बैंक दर इसका ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन होगा बी, वह दर जिस पर देश का सेंट्रल बैंक घरेलू बैंकों को पैसा देता है। तो सेंट्रल बैंक आरबीआई के द्वारा जो अन्य बैंकों को पैसा देता है उस रेट को बैंक दर कहा जाता है। इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। बैंक दर के अलावा और अन्य टर्म भी होती हैं, जैसे रिवर्स रेपो रेट और CRR, SLR। तो CRR कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात, ये 2 टर्म मैं आपको बताती हूँ। CRR क्या होता है? यह एक ऐसी राशि होती है, कुछ ऐसा परसेंटेज होता है जो बैंक रहते हैं, जैसे SBI, ICICI, पंजाब नेशनल बैंक, तो इन बैंकों को एक निश्चित राशि कहाँ जमा करनी पड़ती है? आरबीआई के पास, जो केंद्रित बैंक है ना, उनके पास जमा करनी होती है। लगभग ये 4% इतना ही होता है, 4% के बराबर जो इनकी राशि रहती है बैंकों के पास, उसका 4% कहाँ जमा करना होता है? आरबीआई के पास। तो ये CRR है, तो उसको क्या बोलते हैं? नगद आरक्षित अनुपात। लेकिन वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? तो वैधानिक तरलता अनुपात यह इतनी राशि होती है, इतना परसेंटेज होता है, लगभग ये 17 या 19% के आसपास होता है, जो बैंकों को स्वयं रखना पड़ता है। जैसे SBI वगैरह बैंक है, उनको स्वयं ही रखना पड़ता है। बाकी तो जो SLR है वो बैंक स्वयं रखते हैं अपने पास, और वहीं CRR आरबीआई के पास रखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो मानव विकास सूचकांक है, ये महत्वपूर्ण सूचकांक है जिसके द्वारा न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक विकास की विभिन्न देशों में तुलना की जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। इस सूचकांक के तहत 3 चीज़ों पर फोकस किया जाता है कि शिक्षा कैसी है, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा, मतलब एक व्यक्ति कितना औसत आयु जीता है। और इसकी शुरुआत 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने की थी, इसको बनाया था। और यूएनडीपी की एक पहल है, यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखना। और अभी जो रिपोर्ट आई है उसके तहत भारत की इसमें रैंकिंग 134 है। हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित है? तो हरित क्रांति देश में जो खाद्यान्न संकट हो रहा था उसको दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत हाई यील्ड वैरायटी, अधिक उपज देने वाले बीजों का रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और विभिन्न फसलों पर ध्यान दिया गया था।
और इसके तहत मुख्यतः गेहूं पर अधिक ध्यान दिया गया है, गेहूं के साथ चावल पर भी, पर सबसे पहले गेहूं जैसी फसलों पर ध्यान दिया गया। इसकी शुरुआत 1965 में की गई थी। हरित क्रांति के जनक भारत में एम स्वामीनाथन, वहीं वैश्विक लेवल पर इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? हमारे देश में बजट का निर्माण किया जाता है, जिसका नाम होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। मतलब कि हर चीज़ का एक बजट होता है कि हमारे यहाँ कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। तो इसका जो पूरा आकलन किया जाता है उसे बजट का नाम दिया जाता है। इसके बारे में हमारे संविधान में भी 112 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो बजट जो सरकार की आय है और व्यय उसका अंतर होता है। लेकिन राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा ये होता है कि जो सरकार की जो आय और व्यय है, अगर उसमें जो लोन है, जो उधार है, अगर उसको शामिल नहीं करते हैं तो वह राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए सॉरी, सरकार के कुल खर्च और उसकी कुल आय का अंतर। तो सरकार कितना खर्च कर रही है और कुल आय का अंतर राजकोषीय घाटा होता है, लेकिन इसमें उधार को शामिल नहीं किया जाता है। क्या होता है, सरकार की जितनी आय होती है वो कम होती है और व्यय ज़्यादा होता है। तो सरकार क्या करती है, उस आय और व्यय के जो अंतर को कम करने के लिए, बराबर करने के लिए उधार ले लेती है। तो वो जो उधार होता है ना, वो ही राजकोषीय घाटा होता है। तो राजकोषीय घाटा एक वर्ष में उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति पर कुल व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं और बाद में उसको अच्छे से समझा दूँगी। भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे देश में रोजगार प्राप्त करने के अधिकार, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है, उसके तहत भारत में ये स्कीम लाई गई थी कि सभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम न्यूनतम रोजगार तो दिया जाए। इसके तहत नरेगा कार्यक्रम आया था, जिसका नाम बदलकर बाद में महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मैंने बताया रोजगार देने का कार्य था, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने का कार्य या ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में, और इसके तहत न्यूनतम 100 दिन का अकुशल श्रमिक का कार्य करने का काम किया जाता है। ठीक है। और कहाँ ग्रामीण परिवारों के प्रत्येक वयस्क सदस्य को अगर हमें इसके तहत काम नहीं मिलता है तो 15 दिन के बाद तो हमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार ने अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना लाई गई है, जिसके तहत सब्सिडी, पेंशन और अन्य जो सरकारी लाभ है वह सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। क्या होता है, जो सरकारी योजनाएं हैं अब किसी व्यक्ति के थ्रू ना आकर बैंकों में ही वो राशि ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इससे क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभ की उन्हें त्वरित प्राप्ति हो सकेगी, और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा। तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, इसका सही ऑप्शन होगा बी, सब्सिडी और लाभ सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्वतंत्रता के बाद की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो हमारे देश में जब योजना आयोग बनाया गया, उसके तहत यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ की नीतियों को फॉलो किया गया, थोड़ा समाजवादी तरीके पर। इसके तहत पंचवर्षीय योजनाओं को लाया गया था। पंचवर्षीय योजनाएं ये होती थी कि हम 5 वर्ष का एक प्लान लेके चलते थे कि हमारे देश में कितना आर्थिक विकास, कितना सामाजिक विकास करना है, उसी के तहत हम योजनाएं बनाते थे और 5 वर्ष बाद उनका मूल्यांकन करते थे। इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं जो पहली थी वो किस पर केंद्रित थी? तो वो कृषि पर थी, क्योंकि सबसे पहले उद्देश्य क्या होगा, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले था कि पेट की भूख मिटाना, इसलिए कृषि पर ध्यान दिया गया था। पहले खाद्यान्न संकट को दूर किया जाए, इसी के बाद ही तो हरित क्रांति शुरुआत की गई थी। तो पहली योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि, और दूसरे का क्या था, उद्योग। अब उद्योगों पर ध्यान दिया जाएगा। तो याद रखना, जो पहली योजना थी वो कृषि पर थी और दूसरी उद्योगों पर थी। तो पहली योजना एक किस मॉडल पर आधारित थी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखना हैरोल्ड टोमर। ठीक है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल, ये आता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और शुरू कब की गई थी? 1951 से 1956 पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। तो हमारे देश में आपने देखा होगा जो नोट रहते हैं उन पे ज़्यादातर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन 1 रुपये का नोट अकेला, सिर्फ 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? सचिव वित्त मंत्रालय के। और बाकी सभी नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और आपको पता है, मैंने अभी पहले बताया था क्वेश्चन में कि आरबीआई के गवर्नर अभी वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। और आप बताओ मुझे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कमेंट में। सेबी की स्थापना की गई थी। तो सेबी हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। यह किसकी नियामक संस्था होती है? जो प्रतिभूति और कमोडिटी मार्केट होती है उसकी एक नियामक संस्था है। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका सही ऑप्शन होगा 1988। इसका मुख्यालय है मुंबई में। लेकिन इसको वैधानिक मान्यता, स्थापना तो 12 अप्रैल 1988 को हो गई थी, लेकिन इसको वैधानिक मान्यता 1992 को मिली थी। याद रखना, हमारे देश में जो शेयर मार्केट होते हैं ना, उनको नियंत्रण का कार्य सेबी के द्वारा किया जाता है। 2 तरह के बाजार होते हैं हमारे देश में। इसमें होता है एक मुद्रा बाजार, एक प्रतिभूति मार्केट। जो मुद्रा बाजार होता है जिसमें अल्पकालीन लेन देन होता है, जैसे कि आरबीआई है, और जो अल्पकालीन लेन देन का कार्य करता है। लेकिन जो सेबी है वो दीर्घकालीन जो मुद्राओं की आपूर्ति होती है उन पर नियंत्रण रखता है। जैसे रहता है ना, कोई लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में लगा देता है तो वो सेबी नियंत्रित करता है। लेकिन जो हाल फिलहाल की, जैसे हम एसबीआई में जो एसबीआई में जो जमा देते हैं और जो ऋण और जो बैंक की जो भी पद्धतियाँ होती हैं वो आरबीआई से कनेक्टेड रहती हैं, तो वो अल्पकालीन है। और ये सेबी दीर्घकालीन मुद्राओं के लिए जाना जाता है। ठीक है, आपको पता होगा इसके बारे में। और फिर आगे हम हर टॉपिक से संबंधित कुछ शॉर्ट वीडियो लाया करेंगे और उसमें टॉपिक डिस्कस किया करेंगे। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज के लिए सिर्फ 15 ही क्वेश्चन थे। ऐसे ही हम आगे ही और क्वेश्चन लाते रहेंगे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।